एक बार फिर से आप सभी भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे। लगातार आप सभी कमेंट आ रहा था कि सर लेखा शास्त्र के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उन्हें आप पूरा कराएं। तो मैं निरंतर रूप से प्रयास कर रहा था। आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, खाली स्थान है, रिक्त स्थान जो भी हैं, क्वेश्चन है सत्य सत्य, उनके आंसर ढूंढने का मैंने लगातार प्रयास किया है और लगभग आपके 98% आंसर मिल चुके हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है ना। अगर किसी प्रश्न पे कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए हम भी किताबों के माध्यम से आपको जानकारी देते हैं। कहीं थोड़ा बहुत गलती हो सकती है, प्रयास यही रहता है कि कोई गलती ना हो, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। हमारी पूरी यही कोशिश रहती है कहीं भी कोई भी गलत जानकारी आप तक ना पहुँचे, सारी जानकारी सही सटीक रहे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया तो वहाँ कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, जिस कारण से मैंने वीडियो डिलीट कर दिया है। आप लोग पुनः देख के उसे सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो पहला है, लाभ न कमाने वाली संस्थाएं बनाती हैं। तो लाभ न कमाने वाली संस्थाएं बनाती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आय व्यय खाता। पहले का आ नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है, प्राप्त भुगतान खाता सारांश होता है, तो रोकड़ बही का। थर्ड, आय व्यय खाते में व्यवहारों को लिखा जाता है, तो केवल आगमगत प्रकृति की। ठीक है ना। आय व्यय खाते में आगम प्रकृति के व्यवहार लिखे जाते हैं, ठीक है। चौथा है, प्राप्त भुगतान खाते का शेष सदैव होता है, तो जमा शेष। ठीक है ना। क्या होता है आपका? जमा शेष होता है, ठीक है। चलिए अब आता है आपके रिक्त स्थान की पूर्ति। तो गैर व्यापक संस्था अपना हिसाब किताब रोकड़ पद्धति। पहले में क्या आ जाएगा आपका? रोकड़ पद्धति जाएगा। मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लिखते जाइएगा, ठीक। नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। फिर पहले में हो जाएगा आपका रोकड़ पद्धति, ठीक है ना। दूसरा जो आपका खाली स्थान है, गैर व्यापारिक संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज की सेवा करना। दूसरे में क्या लिख लेंगे आप? समाज की सेवा करना। थर्ड है, संपत्ति का दायित्व पर अधिक दर्शाता है, तो पूंजी कोष संपत्ति का दायित्व पर अधिक दर्शाता है, ठीक है ना। चौथा है, आय व्यय खाते में केवल आयगत मदें लिखी जाती हैं, ठीक है ना। आय व्यय खाते में केवल आयगत मदें लिखी जाती हैं। अब सत्य सत्य आता है, प्राप्त भुगतान खाते में केवल पूंजीगत मदें लिखी जाती हैं, तो असत्य हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा आपका? असत्य हो जाएगा। दूसरा है, प्राप्त भुगतान खाते में संयोजन नहीं किए जाते हैं, सत्य है। दूसरा सत्य है ना, प्राप्त भुगतान खाते में संयोजन नहीं किए जाते हैं। तीसरा है, आय व्यय खाता एक नाम मात्र खाता होता है, सत्य है। चौथा है, पेशेवर व्यक्ति अपना हिसाब किताब रोकड़ पद्धति से रखते हैं, सत्य है। चौथा भी आपका सत्य है। गैर व्यापारिक संस्थाओं की मुख्य आय चंदा उदान है, सत्य है ना। आपका पहला बस असत्य है, बाकी सब सत्य है, ठीक है ना। पहला असत्य, चारों सत्य हैं। अब आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। अब इकाई 2 है, समझौते के अभाव में ऋण पर ब्याज दिया जाता है, तो भैया 6%, ठीक है ना। समझौते के अभाव पर ऋण पर 6% ब्याज दिया जाता है, तो 6% हो जाएगा आपका। दूसरा है, साझेदारी संलेख तैयार करना ऐच्छिक है। थर्ड है, साझेदारी व्यवसाय अधिनियम द्वारा संचालित होता है, तो हो जाएगा 1932। क्या हो जाएगा आपका? और साझेदारी अधिनियम 1932 के द्वारा, ठीक है। चौथा है, साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ विभाजन होता है, तो समान अनुपात में होता है, तो हो जाएगा समान अनुपात, ठीक है ना। अब आ जाता है आपका सही जोड़ी, ठीक है। तो लिखित समझौता, साझेदारी संलेख, चालू खाता, तो हो जाएगा स्थायी पूंजी खाता। आंतरिक दायित्व, साझेदार का ऋण। केवल व्यक्ति ही साझेदार बन सकते हैं। पूर्व संयोजन भूल सुधार, ठीक है ना। ये आपकी जोड़ी हो गई। आप वीडियो रोक के अपनी जोड़ी बना लीजिए, ठीक है। अब आपका आता है एक वाक्य में उत्तर। मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लिखते जाइएगा, ठीक है। पूंजी खाता जिसका शेष प्रति वर्ष बदलता रहता है कहलाता है, तो परिवर्तनशील पूंजी खाता। क्या कहलाता है? परिवर्तनशील पूंजी खाता।
फिर दूसरा क्वेश्चन है साझेदारी व्यवसाय में न्यूनतम सदस्य संख्या एवं अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। तो साझेदारी व्यवसाय में न्यूनतम सदस्य संख्या 2 होती है, अधिकतम होती है 50, बैंकिंग दशा में 10 होती है। ठीक है ना, आप लिख लेंगे न्यूनतम 2, अधिकतम 50, बैंकिंग व्यवसाय में 10। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आता है फर्म द्वारा साझेदारों को पूंजी पर ब्याज कब दिया जाता है। तो जब लाभ होता है तो पूंजी पे ब्याज दिया जाता है। ठीक है। चौथा, वे व्यक्ति जो एक दूसरे के लाभ साझेदारी में सम्मिलित हुए हैं सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं, साझेदार कहलाते हैं। चौथा में साझेदार हो जाएगा। साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन करने के लिए कौन सा खाता बनाया जाता है, तो लाभ हानि वितरण खाता बनाया जाता है। ठीक है ना। इकाई 3 आता है आपका, पहला है विद्यमान साझेदारों के लाभानुपात में परिवर्तन कारण होगा, तो साझेदारी का पुनर्गठन होगा। ठीक है ना, क्या होगा आपका, साझेदारी का पुनर्गठन होगा। अगले में चलते हैं, मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि का भुगतान न करने पर कितने प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देना पड़ता है, तो 6%। ठीक है ना, कितने परसेंट से, 6% से देना पड़ता है। थर्ड है साझेदारी के लाभानुपात में परिवर्तन पर संचयों का विभाजन किया जाता है, तो पूर्व अनुपात में, किसमें किया जाता है, पूर्व अनुपात में। ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तो साझेदारी के लाभानुपात में परिवर्तन के समय। ठीक है, साझेदारी के लाभानुपात में परिवर्तन के समय ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है। ठीक है ना। नए अनुपात से पुराना अनुपात घटाने पर प्राप्त होता है, तो नफे का अनुपात। क्या प्राप्त होता है आपका, नफे का अनुपात। द्वितीय स्थान पे आ जाते हैं, जल्दी जल्दी आप करिएगा। लाभ पाने वाली साझेदारी त्यागी साझेदारी की क्षतिपूर्ति करता है। क्या करता है, यहाँ पे आप भर देंगे क्षतिपूर्ति। ठीक है, क्षतिपूर्ति। ठीक है। फिर आता है दूसरा, खाली स्थान भरेंगे साझेदारी का पुनर्गठन भर देंगे। बीच है ना, संबंध परिवर्तन है। दूसरे में आ जाए पुनर्गठन, दूसरे में क्या भरेंगे आप, पुनर्गठन। तीसरा, ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, तो ख्याति पर ह्रास। ठीक ना, नहीं लगाया था ना, ह्रास, आप ख्याति पर ह्रास, चौथे का ना ह्रास हो जाएगा। ठीक है। नफे के अनुपात में से साझेदारों के अनुपात में वृद्धि होती है, पश्चिम वृद्धि हो जाए। ठीक है ना। पहला खाली स्थान क्षतिपूर्ति, दूसरा पुनर्गठन, तीसरा अमूर्त, चौथा ह्रास, पांचवा वृद्धि। अब चलते हैं सत्य की ओर। तो साझेदारों के सहमत होने पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, असत्य है। पहला क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। दूसरा, अधिलाभ समान लाभ से अधिक होता है, तो भी आपका असत्य है। सॉरी, यहाँ पे मैं सही की चिन्ह लगा दिया, ये आपका असत्य है, दूसरा भी आपका असत्य है। तीसरा है संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का संपूर्ण मूल्य नहीं होता है, ये भी आपका असत्य है। चौथा आ जाता है ख्याति की राशि पर निवृत्त साझेदार का अधिकार नहीं होता है, चौथा भी आपका असत्य है। पांचवा आते हैं सेवानिवृत्त साझेदार को देय राशि किस्त भुगतान की जा सकती है, तो सत्य है। ठीक है ना। पांचवा सत्य है, बाकी चारों क्या है आपके असत्य हैं। अब आते हैं जोड़ी की ओर। तो आपका जो है लेखांकन प्रमापदश तो बन जाएगा आपका ख्याति। ठीक है ना। कानूनी प्रतिनिधि को भुगतान तो हो जाएगा आपका साझेदार की मृत्यु पर, है ना। फर्म से अवकाश लेना निवर्तन हो जाएगा। ख्याति का मूल्यांकन पुनर्गठन, पुनर्मूल्यांकन खाता संपत्ति दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। ये आपकी जोड़ी हो गई। ठीक है ना। ये आपका पहला हो जाएगा, ये आपका दूसरा हो जाएगा, ये आपका तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया ना। आप वीडियो रोक के आराम से जोड़ी बना लीजिएगा। चलते हैं अगले पाठ की ओर। अभी आपका एक वाक्य ना, ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या, तो लाभ। ठीक है ना। ख्याति के मूल्यांकन आधार है तो लाभ, पहले में हो जाएगा लाभ। दूसरा है समान लाभ, क्या है, जो लगाई गई पूंजी से अर्जित किया जाता है, समान लाभ कहलाता है। ध्यान सुन लीजिए, समान लाभ क्या है, तो उत्तर जो लगाई गई पूंजी से अर्जित किया गया है, जो लगाई गई पूंजी से अर्जित किया गया है। तीसरा, क्या लाभ अनुपात में परिवर्तन के लिए ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक है, हाँ आवश्यक है।
ठीक है, कह रहे हैं हाँ आवश्यक है। चौथा, साझेदारों को वार्षिकी द्वारा भुगतान करने पर कौन सा खाता खोला जाता है? तो वार्षिक उच्चंत खाता, ठीक है ना, वार्षिक उच्चंत खाता। साझेदार का फर्म से निवृत्त का एक कारण वृद्धावस्था, क्या लिख देंगे आप, वृद्धावस्था। इकाई 4 पे आते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो शेयर नहीं किया तो वीडियो हर भाई बहन तक पहुंचाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, है ना, तभी मज़ा आएगा आपको पढ़ाने में, ठीक है ना। हम आपकी तैयारी बहुत जल्द कराने वाले हैं, क्योंकि मैं 1-2 दिन के अंदर आप क्वेश्चन बैंक पूरा सॉल्व करके हर टॉपिक को समझाना चालू कर दूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है सही विकल्प चुनिए, वसूली खाता है। तो वसूली खाता क्या है आपका? नाम मात्र खाता है भैया, है ना। वसूली खाता आपका क्या है? नाम मात्र खाता। दूसरा क्वेश्चन आता है, फर्म के विघटन पर उसकी संपत्ति और दायित्व स्थानांतरित किए जाते हैं। तो पुनर्मूल्यांकन खाते में, किस में किए जाते हैं? तो पुनर्मूल्यांकन खाते में किए जाते हैं। थर्ड है, फर्म के विघटन पर लाभ हानि खाते का शेष स्थानांतरित करते हैं। तो साझेदारों के पूंजी खाते में। तीसरा उत्तर हो जाएगा आपका साझेदारों के पूंजी खाते में। चौथा, फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष खाता अंतरित किया जाता है। तो वसूली खाते में। चौथा हो जाएगा आपका वसूली खाते में। अब आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आप जल्दी से भर लेंगे, पेन कापी उठा लीजिए जल्दी से। आप वीडियो को पीछे करके भी कर लेंगे अगर जल्दी हो जाएगा तो। विघटन पर फर्म की संपत्तियां उनके पुस्त मूल्य पर वसूली खाते में। तो क्या भर देंगे? तो पहले पुस्त मूल्य, ठीक है ना। पहला आपका आ जाएगा पुस्त मूल्य, पुस्त मूल्य, ठीक है। दूसरा है, फर्म के विघटन के पश्चात साझेदार का व्यापार कर सकते हैं ना। फर्म के विघटन के पश्चात साझेदार स्वयं का व्यापार कर सकते हैं। दूसरे में भर देंगे व्यापार, दूसरे में क्या भरेंगे? व्यापार। तीसरा है, फर्म के समापन पर साझेदारी का समापन भी हो जाता है। तीसरे में क्या भरेंगे? साझेदारी। चौथा, सभी साझेदारों का दिवालिया होना फर्म का अनिवार्य समापन है। चौथे में भरेंगे अनिवार्य, यानी पहले में भरेंगे पुस्त मूल्य, दूसरे में भरेंगे व्यापार, तीसरे में भरेंगे साझेदारी, चौथे में भरेंगे अनिवार्य। अब आते हैं एक बात के उत्तर पे, चलिए जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। वसूली खाता कब बनाया जाता है? तो साझेदारी फर्म के समापन, ध्यान सुनिएगा, वसूली खाता कब बनाया जाता है? तो साझेदारी फर्म के समापन पर। समय समाप्त हो जाने पर फर्म का विघटन क्या कहलाता है? समय समाप्त हो जाने पर फर्म का विघटन क्या कहलाता है? तो संयोग द्वारा समापन, ध्यान सुनिएगा, संयोग द्वारा समापन, संयोग द्वारा समापन। अगला है, अलिखित दायित्व का भुगतान का लेखा वसूली खाते किस पक्ष में होगा? तो वसूली खाता डेबिट, क्या लिखेंगे? डेबिट पक्ष में। किस पक्ष में होगा? वसूली खाता डेबिट होगा आपका। चौथा, इसका उत्तर जिसको पता है तो कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है ना। फिर आते हैं अगले पार्ट की ओर। जिसको भैया चौथे का उत्तर पता है वो कमेंट करके बताएगा हमको। अब 5वें पार्ट में आ जाते हैं ना, इकाई 5 आपका अंश पूंजी ऋण पत्र संबंधी लेकर, ठीक है। तो सही विकल्प चुनिए। तो कंपनी की अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता को बेचने के लिए प्रस्तुत किया जाता है क्या कहलाता है? तो प्रार्थित पूंजी कहलाता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। दूसरा आपका है, अवशिष्ट याचना पर सारणी एक अनुसार ब्याज की दर होती है। तो 6% कितनी होती है आपकी? 6% होती है। पूंजी का भाग जो केवल कंपनी के समापन से मांगा जाता है कहलाता है तो संचित पूंजी, क्या कहलाता है? तीसरा क्या हो जाएगा आपका? संचित पूंजी हो जाएगा, है ना। तीसरा क्या हो जाएगा आपका? संचित पूंजी हो जाएगा। चौथा, प्रतिभूत प्रीमियम है तो पूंजीगत लाभ, ठीक है ना। प्रतिभूत प्रीमियम है तो पूंजीगत लाभ, ठीक है। फिर अगला, अंशों के हरण पर डेबिट किया जाता है तो अंश पूंजी खाता, ठीक है ना। अंशों के हरण पर डेबिट किया जाता है तो अंश पूंजी खाता। 6वां नंबर है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती की राशि है। ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती की राशि है तो पूंजीगत हानि, क्या हो जाएगा इसका? आपको 6वां हो जाएगा पूंजीगत हानि हो जाएगा। अब चलते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति की ओर। मैं बोलता जाऊंगा, आप करते जाएंगे। तो पहला है आपका, ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। ऋण पत्रधारी कंपनी क्या होते हैं? लेनदार होते हैं। ऋण पत्र ऋण का एक लिखित प्रमाण है, ठीक है। पहले में भर देंगे लेनदार, दूसरे में भरेंगे प्रमाण। तीसरा, ऋण पत्रधारियों को ऋण वापसी के लिए भुगतान पर प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे आप भुगतान है, तीसरा आप देख लेंगे ना, इसमें थोड़ा डाउटफुल वाला है, मेरे को थोड़ा सा इसमें डाउट है, लेकिन आप जहाँ तक मेरे पास भुगतान होगा, बाकी आप लोग को जो सही लगेगा तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है ना। तीसरा नंबर
बाद में मेरे को ना कहिए भैया सर आपने गलत बताया है। तीसरा आप देख लीजिएगा, अगर इसमें मेरे को डाउट है, हालांकि भुगतान होगा, फिर भी आप जो सही लगेगा बताइएगा। चौथा, ऋण पत्रधारी को वोट देने का अधिकार नहीं होता है ना, मत देने का, जो ऋण पत्रधारी होते हैं को मत देने का अधिकार नहीं होता है, या फिर प्रबंध कर सकते हैं आप, ठीक है। पांचवा आ जाएगा, पूंजी संचय का उपयोग पूंजीगत हानि को अभिलिखित करने में किया जाता है, ठीक है ना, पूंजीगत हानि, ठीक है। छठवां, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, क्या पढ़ेंगे, कृत्रिम व्यक्ति बनेंगे, ठीक है। अब एक वाक्य में उत्तर आ जाता है, अंशधारी को जो प्रमाण पत्र दिया जाता है उसे कहते हैं तो अंश प्रमाण पत्र, ठीक है, अंश प्रमाण पत्र, ठीक है। आगे बढ़, दूसरा, कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं, प्रवर्तक, दूसरा क्या हो जाएगा, प्रवर्तक हो जाएगा, दूसरा प्रवर्तक। कंपनी के आंतरिक प्रबंध से संबंधित प्रलेख को कहते हैं तो पार्षद अंतर नियम, क्या कहते हैं, पार्षद अंतर नियम कहते हैं, ठीक है। जब्त किए गए अंशों का विक्रय क्या कहलाता है, जब्त किए गए अंशों का विक्रय क्या कहलाता है, पुनर्निर्गमन, क्या कहलाता है, पुनर्निर्गमन कहलाता है, ठीक है। अंशों के अधिकार को त्याग करना क्या कहलाता है, अंशों के अधिकार को त्याग करना क्या कहलाता है, तो अंशों का समर्पण, क्या कहलाता है आपका, अंशों का समर्पण। फिर ऋण पत्र पर जिनमें ब्याज का पूर्ण उल्लेख नहीं होता है कहलाते हैं बॉन्ड, ऋण पत्र जिनमें ब्याज का पूर्ण उल्लेख नहीं होता है कहलाते हैं भैया आपके बॉन्ड कहलाते हैं। अब सत्य असत्य की ओर चलते हैं, तो वाहक ऋण पत्र किसी को भी स्थानांतरित किए जा सकते हैं, सत्य है ना, पहला आपका सत्य है। दूसरा है, कूपन दर ऋण पत्रों पर ब्याज दर निर्धारित रहती है, ये थोड़ा डाउटफुल वाला है क्योंकि एक कूपन में दी रहती है, शून्य कूपन रहता है। भैया दूसरा का क्या आंसर होगा हमें कमेंट करें, दूसरा नंबर का, ठीक है। ये थोड़ा डाउट वाला है इसलिए मैं अभी इसको नहीं बता रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, ऋण पत्र अल्पकालीन ऋण की प्रगति की होते हैं, भैया असत्य है, तीसरा आपका असत्य है। चौथा, अंशों को जब्त करने का आशय अंशों को निरस्त करना है, सत्य है, ठीक है। पुनर्निर्गमन पर देय कटौती की राशि अंशहरण खाते में अंतरित की जाती है, सत्य है आपका, ठीक है ना। इसको भी आप थोड़ा देख लेंगे, कमेंट करिएगा, मेरे ख्याल से सत्य है। फिर है, एक निजी कंपनी प्रोविडेंट जारी नहीं करती है, सत्य है, ठीक है ना, ये आपका सत्य हो जाएगा। सतमा, 2 याचनाओं के मध्य न्यूनतम 2 माह का समय होना चाहिए, असत्य है, ठीक है। अब आते हैं जोड़ी की ओर, आपका देखते हैं इकाई 6, पहला है, अल्पकालीन ऋण को कंपनी के चिट्ठे में किस शीर्षक में शामिल किया जाता है, तो चालू दायित्व पे, ठीक है ना, अल्पकालीन ऋण को चालू दायित्व, पहला हो जाएगा चालू दायित्व, ठीक है ना। दूसरा है, अदत्त याचनाओं को किस पूंजी में से घटाया जाता है, अदत्त याचनाओं को किस पूंजी, तो भैया मांगी गई पूंजी, ठीक है ना, किस घटाया जाता है, मांगी गई पूंजी से। तीसरा, कोष प्राप्ति के स्रोत एवं उनके प्रयोग का पता किस विवरण द्वारा लगाया जाता है, तो कोष प्रवाह से। पहला में हो गया चालू दायित्व, दूसरा में हो गया मांगी गई पूंजी, और तीसरा हो जाएगा आपका कोष प्रवाह, तीसरा क्या हो जाएगा आपका कोष प्रवाह हो जाएगा। चौथा है, कुल लागत एवं कुल विक्रय किस बिंदु पर के बराबर होते हैं, तो सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण, सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण। पांचवा है, शोधन क्षमता अनुपात से क्या ज्ञात किया जाता है, तो कंपनी के पास अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणों की अदायगी के लिए पर्याप्त साधन हैं। फिर सुन लीजिए, शोधन क्षमता अनुपात से क्या ज्ञात किया जाता है, तो लिखेंगे आप कंपनी, क्या लिखेंगे, कंपनी के पास अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणों की अदायगी के लिए पर्याप्त साधन हैं, कंपनी के पास अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणों की अदायगी के लिए पर्याप्त साधन है। फिर आता है छठवां, चालू अनुपात का आदर्श अनुपात कितना होता है, 2:1 होता है, कितना होता है, 2:1 होता है। पेटेंट किस प्रकार की संपत्ति है, तो स्थायी संपत्ति है, पेटेंट कैसी है, स्थायी संपत्ति है। ऐसे दायित्व जिनका भुगतान 1 वर्ष में किया जा सकता है कहलाते हैं चालू दायित्व, ठीक है ना।
ऐसे दायित्व जिनका भुगतान एक वर्ष में किया जाता है चालू दायित्व कहलाते हैं। अब आते हैं रिक्त स्थान पे, ठीक है। तो लेखांकन अनुपात तथ्यों के मिलना करता है तो गुणात्मक। पहला में भर देंगे आप क्या, गुणात्मक। क्या भरेंगे आप, गुणात्मक, गुणात्मक, ठीक है। दूसरा आता है आपका दो पारस्परिक आंकड़ों के मध्य संबंध बताने को अनुपात कहते हैं। दूसरे में क्या भर देंगे आप, अनुपात भरेंगे। तीसरा है वित्तीय विवरण विश्लेषण का प्रमुख उद्देश्य जटिल अंकों को सरलतम रूप में। मेरे ख्याल से, बाकी आप इसको उत्तर का कमेंट करिएगा, मेरे ख्याल से यहाँ पे सरलतम रूप में प्रस्तुत करना है। बाकी जो अगर आपको कोई आंसर मिलता है आप हमें कमेंट करेंगे। चौथा है वित्तीय विवरण तथ्य होते हैं तो वित्तीय विवरण तथ्य होते हैं तो इसमें आपका हो जाएगा अभिलिखित अधिक तथ्य होते हैं, ठीक है ना, अभिलिखित अधिक तथ्य होते हैं। फिर आता है आपका 5वां नंबर कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार स्थिति विवरण को अनुसूची के अनुसार बनाया जाता है। तो इसमें कहीं खाली स्थान कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है, तो इसमें क्या भर दें। 6वां प्रस्तावित लाभांश को चिट्ठे में चालू दायित्व शीर्षक में दर्शाया जाता है, ठीक है ना। क्या भर देंगे आप, चालू दायित्व भर देंगे। अब आता है आपका जोड़ी। तो जोड़ी आप लोग करेंगे, ठीक है ना, ध्यान से इसे कर लीजिएगा। इसमें क्या है कि 2-3 मिले हैं और नहीं मिल पा रहे हैं, इसको पूर्ण नहीं है। अगर किसी को मिली है तो कमेंट करिएगा, हम इसको ढूंढ के फिर आपको बताएंगे। अगर आप, है ना, अगर किसी भाई बहन को मिला है तो आप कमेंट करिएगा इसकी जोड़ी क्या होगी, ठीक है ना, या तो आप ग्रुप में व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अब इकाई 7 आता है आपका। तो पहला है रोकड़ प्रवाह विवरण से संबंधित लेखांकन प्रमाप कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लेखांकन प्रमाप 3। क्या हो जाएगा आपका, लेखांकन प्रमाप 3। पहले का उत्तर हो जाएगा लेखांकन प्रमाप 3। दूसरा है रोकड़ प्रवाह में रोकड़ तुल्य से क्या आशय है। रोकड़ प्रवाह में रोकड़ तुल्य से क्या आशय है, तो उत्तर हो जाएगा, लिखिए ध्यान से, आप लोग पेन कापी ले लीजिए, जल्दी से वीडियो रोक के लिखिए आप। तो रोकड़ तुल्य में ऐसे अल्पकालीन विनियोग शामिल किए जाते हैं जिनको बिना किसी मूल्य हानि के शीघ्र ही रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है ना। तो रोकड़ तुल्य से क्या आशय है, तो रोकड़ तुल्य में ऐसे अल्पकालीन, लिखिए आप ध्यान से, रोकड़ तुल्य में ऐसे अल्पकालीन विनियोग शामिल किए जाते हैं जिनको बिना किसी मूल्य हानि के शीघ्र ही रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तीसरा दीर्घकालीन संपत्तियों क्रय विक्रय कौन सी क्रिया है। दीर्घकालीन संपत्तियों क्रय विक्रय कौन सी क्रिया है, तो विनियोग क्रिया है। चौथा रोकड़ प्रवाह कब उत्पन्न होता है। रोकड़ प्रवाह कब उत्पन्न होता है, उत्तर हो जाएगा जब गैर रोकड़ मदों से रोकड़ की प्राप्ति या भुगतान होता है। जब गैर रोकड़ मदों से रोकड़ की प्राप्ति या भुगतान होता है, ठीक है। 5वां आप कमेंट करिएगा। अब आते हैं सत्य असत्य की ओर। चालू दायित्व में वृद्धि को संचालन क्रियाओं में जोड़ा जाता है। चालू दायित्व में वृद्धि को संचालन क्रियाओं में जोड़ा जाता है, सत्य है पहला। दूसरा है वार्षिक ह्रास एक गैर रोकड़ मद है, सत्य है, दूसरा भी आपका सत्य है। तीसरा है अपलिखित ख्याति को विनियोग क्रियाओं में दर्शाया जाता है, असत्य है, तीसरा असत्य हो जाएगा। अंशों को निर्गमन से रोकड़ बहिर्वाह होता है, असत्य है। आय पर कर संचालन संबंधी रोकड़ क्रियाओं की मद है, आय जो आपका है आय पर कर संचालन संबंधी रोकड़ क्रियाओं की मद है, सत्य है आपका, ठीक है ना। अगले वीडियो में आपको उत्तर इसके लेके आने वाला हूं, तो वीडियो कैसा लगा है तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है ना। अगर आप कहीं डाउट है तो भी आप कमेंट करिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो इन सबके उत्तर के साथ।